नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 11 वाक्य विचार में वाक्य रचना के शुद्ध रूप का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। वाक्य विचार में वाक्य की रचना, है ना, वाक्य में पदक्रम, वाक्य के तत्व वगैरह बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और अभी ये चैप्टर थोड़ा सा और बाकी है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के शुद्ध रूप, यानी वाक्य की रचना किस तरह से शुद्धता से की जाती है, या उसमें अशुद्धियाँ होती है तो किस कारण से होती है या किन कारणों से होती है। ठीक है। तो भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण होते हैं, है ना। तो भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम भाषा का उपयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, और अगर वाक्य अशुद्ध बोलते हैं या लिखते हैं तो क्या मतलब है उसका। इसलिए वाक्य रचना करते समय, वाक्य बोलते समय हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से एकदम शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। लिखते समय अगर हम वाक्य का शुद्ध प्रयोग नहीं करते हैं, वाक्य में गलतियाँ होती है तो हमारे नंबर कटते ही हैं। कई बार बच्चों की शिकायत थी कि हमने तो जवाब वैसा का वैसा लिखा, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं कि हमने वाक्य क्या लिखे। वाक्य में विराम चिन्हों का अभाव रहता है, वाक्य रचना सही नहीं होती है, बात जो तथ्य कहने वाला होता है वो कहते नहीं हैं आप, और आपने जहाँ जवाब रटा है उसको आपने लिखने की कोशिश की, अब वो कितना सही लिखा कितना गलत लिखा उस पर तो आपका ध्यान होता नहीं है। बस ये कि हमने लिखा तो वैसा का वैसा है, लेकिन नहीं। तो वाक्य रचना के समय शुद्धता का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और किन किन कारणों से वाक्य रचना में अशुद्धि होती है वो अब हम पढ़ेंगे। जैसे पहला नियम है व्याकरण के नियमों का और लिंग वचन का ज्ञान न होना। अगर हमें व्याकरण के नियमों का ही ज्ञान नहीं है कि वाक्य बनाते समय पहले वाक्य में कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, तो वाक्य शुद्ध होगा ही नहीं। इसके अलावा लिंग और वचन का भी हमें ज्ञान नहीं है तो वाक्य कैसे शुद्ध होगा। जबकि लिंग वचन वगैरह सब बहुत ही सरल चीज़ें हैं, लेकिन इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण ऐसी चीज़ है कि आप बच्चे लोग बहुत उपेक्षा करते हैं। अगर हम पढ़ते ही नहीं है व्याकरण, अगर हमें लिंग का ज्ञान नहीं है, संज्ञा का ज्ञान नहीं है, सर्वनाम का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो वाक्य में जब इन चीज़ों का प्रयोग होगा तो वे हम गलत करेंगे ही। और अगर हमें लिंग का ज्ञान है कि वे लिंग स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, और उनके साथ किस तरह से कर्ता या क्रिया का प्रयोग होता है, किस तरह से वचन का प्रयोग होता है, एक वचन के साथ बहुवचन के साथ कैसे क्रिया लगती है, तो वाक्य अपने आप सही हो जाएगा। और जब हमें साधारण ज्ञान ही नहीं है तो वाक्य सही कैसे होगा, है ना। तो इसलिए हमें लिंग वचन और व्याकरण के नियमों का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा बिंदु है वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। अनावश्यक शब्द, शब्द जितने जरूरी हैं या सार्थक शब्द, अगर शब्द अर्थपूर्ण है तो एक ही काफ़ी है, और अगर आप उसी शब्द का दोबारा प्रयोग करते हैं या तरह तरह से प्रयोग करते हैं तो वो भी गलत है और हमारे वाक्य को गलत बना देता है। और हमारा प्रभाव, जो वाक्य का प्रभाव होता है, बोलने का प्रभाव होता है, लिखने का प्रभाव होता है, वह डेफिनेटली गलत हो जाता है। तीसरा बिंदु है पदों को सही क्रम में न रखना। पद यानी शब्द, और जब वाक्य में शब्द आते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं, तो उनको सही क्रम में न रखना, वही कर्ता क्रिया कर्म की गलती। चौथा है शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना। शब्दों का हमें सही अर्थ पता नहीं होगा तो हम उसका उपयोग गलत रूप से करेंगे तो उस वाक्य का प्रभाव भी गलत होगा। कई बार सुनने में आता है, जैसे कई नाम रखते समय बच्चों के नाम रख देते हैं और उस शब्द का अर्थ ही सही नहीं पता था। मेरे एक दो परिचित हैं, तो एक बार मैंने यूं ही बात चल रही थी, मैंने कहा विपिन का अर्थ होता है जंगल, उनके बच्चे का नाम विपिन था, और ये तो एकदम वो बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं था, तभी ये मेरा बेटा जंगली है। मतलब उन्होंने खुद एकदम कनेक्ट कर लिया कि विपिन का अर्थ जंगल होता है और मेरे बेटे का नाम विपिन है तो वो जंगली है। ऐसी एक महिला जिन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था वर्तिका, और ऐसे ही बात चली, मैंने कहा वर्तिका का अर्थ होता है बत्ती, तो उन्होंने कहा अरे मेरी बेटी तो वास्तव में बत्ती की तरह जलती है। मतलब हमें शब्दों का सही अर्थ ज्ञान नहीं होता है, और बस सुंदर शब्द हैं या हमें अच्छा लगता है तो हम वो शब्द अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। अब आजकल भी बंटी, चिंटू, पता नहीं क्या क्या शब्द रखते हैं, नामों का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वहाँ यहाँ ये बात तो नहीं है, लेकिन कहने का आशय है कि शब्दों का अगर सही अर्थ हमें पता नहीं होता है तो हम उनका वाक्य में प्रयोग भी गलत तरीके से करते हैं। तो हमें शब्दों का अर्थ भी सही जानना जरूरी है। पांचवा बिंदु है सर्वनाम और परसर्ग संबंधी अशुद्धि। सर्वनामों का पता नहीं है तो हम उनका भी गलत उपयोग करते हैं। मुझे, मेरे, है ना, या मैं, हम, इन सब शब्दों का भी हमें सही ज्ञान होना चाहिए।
परसर्ग मतलब कारक संबंधी या कारक विभक्ति चिन्ह, अगर उनका भी सही हमें ज्ञान नहीं होता तो हम उनका भी गलत उपयोग करते हैं या गलत प्रयोग करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब ये सारे बिंदु के हम कई तरह के वाक्य पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि अशुद्धियाँ किस तरह से होती है। अगला बिंदु है पुनरुक्ति की अशुद्धि। पुनरुक्ति माने दोहराना, किसी शब्द को पुनः दोहराना, 2 बार आना, है ना, तो वह भी अशुद्धि हो जाती है। कोई शब्द जरूरत ही नहीं है उसका 2 बार हमने प्रयोग कर लिया तो वह भी एक अशुद्धि हो जाती है वाक्य रचना में। ठीक है, तो इस प्रकार ये अशुद्धियाँ भाषा और अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुंचाती है। भाषा और अर्थ दोनों ही गलत हो जाते हैं और उनके सौंदर्य को हानि पहुंचती है, मतलब बुरे लगते हैं। ठीक है, तो पहला है पद क्रम संबंधी अशुद्धि, माने वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं होना। इनमें अशुद्ध वाक्य बताए हैं और उनका शुद्ध रूप कि कैसे वो शुद्ध हो सकते हैं, तो किस तरह की अशुद्धि हम कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको शुद्ध बोलें या शुद्ध लिखें, दोनों की जानकारी आपको साथ साथ हो जाएगी। पहला वाक्य है जैसे बच्चे को काट कर फल दो। बच्चे को काट कर फल दो, तो क्या यहाँ फल को काटना या बच्चे को काटना? वाक्य में जो लिखा हुआ उससे तो लग रहा है कि बच्चे को काट करके फल दो, मतलब बच्चे को काट दो और फिर फल दो, जबकि क्या यह है, यहाँ क्या होना चाहिए, फल काट करके बच्चे को दो, है ना। बच्चे को तो फल देना है लेकिन फल को काट कर देना है, तो इसका शुद्ध रूप होगा बच्चे को फल काट कर दो। दूसरा वाक्य है मैंने बहते हुए बालक को देखा। माना नदी या तालाब में या कहीं पानी में बच्चा बह रहा है और उसको मैंने देखा है, तो लेकिन मैंने बहते हुए बालक को देखा, तो ये अशुद्ध रूप होगा। व्याकरणिक दृष्टि से एकदम सही होगा कि मैंने बालक को बहते हुए देखा। तो शब्दों का सही क्रम कि बालक को बहते हुए देखा, बालक को तो देखा, बहते हुए बालक को देखने से ज़्यादा सही होगा कि बालक को बहते हुए देखा। तीसरा वाक्य है यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय का, तो गाय शुद्ध होती है या घी शुद्ध होता है? गाय तो गाय है, तो गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। चौथा वाक्य है कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं। मतलब कई स्कूलों के छात्र ऐसा करते हैं, कोई बात होगी कि ये ऐसी चीज़ें कई छात्र करते हैं, तो यहाँ कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, इसके स्थान पर होगा कि स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। किसी एक ही स्कूल में कई छात्र ऐसा करते हैं या कई स्कूलों के छात्र ऐसा करते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका रूप शुद्ध रूप ये होगा। अगला है पांचवा, राधा के गले में एक मोतियों की माला है। राधा के गले में, देखिए वाक्यों को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैं तो बता रही हूँ लेकिन आपको भी एक एक बार ध्यान से पढ़ करके समझना है कि अशुद्धि क्या हो सकती है। राधा के गले में एक मोतियों की माला है। क्या मोतियों की माला में एक ही मोती पिरोया जाएगा? किसी माला में क्या एक ही मोती पिरोया जाएगा? नहीं, तो मोती तो बहुत होंगे लेकिन उनकी माला होगी एक। तो राधा के गले में मोतियों की एक माला है। ठीक है, छठा वाक्य है शीतल फलों का रस पीजिए। शीतल फलों का रस पीजिए, तो फल शीतल करके उनका रस नहीं निकालेंगे, फलों का रस निकालेंगे, फिर उसे शीतल किया जाएगा और फिर वो पिलाया जाएगा। तो यहाँ सही वाक्य होगा कि फलों का शीतल रस पीजिए। फलों का तो रस निकाल दिया है और उसे शीतल करके पीना है। ठीक है, तो फलों का शीतल रस पीजिए। आजकल बस ये है कि हिंदी की बहुत उपेक्षा की जाती है, न सही ढंग से पढ़ा जाता है न लिखा जाता है। तो जगह जगह दुकानों पे जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, दुकानों पे बोर्ड होते हैं, कहीं पर भी लिखा हुआ देखो आप, बहुत दुख होता है क्योंकि इस तरह की अशुद्धियाँ बहुत पाई जाती है जिस तरह की अशुद्धियाँ हम अभी पढ़ रहे हैं। अगला सातवां वाक्य है एक कहानियों की पुस्तक दीजिए। एक कहानियों की पुस्तक, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। एक पुस्तक दीजिए जिसमें बहुत कहानियाँ होंगी, तो वो कहानियों की एक पुस्तक दीजिए, न कि एक कहानी की पुस्तक दीजिए। अगला है आठवां, यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है। तो दवा मुफ्त मिलती है, बीमारियाँ मुफ्त नहीं होती है। यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। ठीक है, तो ये हुई पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब पदों का क्रम सही नहीं रखा गया, जहाँ सही होना चाहिए था उसकी जगह गलत जगह पे रखा गया, तो ये हुई पद क्रम संबंधी अशुद्धि। दूसरा है अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य अशुद्धि। अनावश्यक, आवश्यक ही नहीं है वह शब्द, एक सही शब्द का आपने प्रयोग कर लिया लेकिन वैसा ही या बिना जरूरत के आपने वैसा ही दूसरा शब्द प्रयोग में ले लिया, या बस आपने गलत शब्द का प्रयोग कर लिया है, तो अनावश्यक शब्द। अब ये भी आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहला वाक्य है
मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं। समझना, मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं। केवल और मात्र दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो या तो मेरे पास केवल 20 रुपए हैं या मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं, दोनों में से एक। केवल और मात्र ये दो शब्द हैं तो अनावश्यक है। एक शब्द है आवश्यक और दूसरा है अनावश्यक, क्योंकि वो वही अर्थ रखता है। तो हमें यहाँ ये प्रयोग करना होगा कि मेरे पास मात्र ऑब्लिक केवल 20 रुपए, यानी मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं या मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। दूसरा वाक्य है कृपया यहाँ बैठने की कृपा कीजिए। अब यहाँ कृपया और कृपा दो बार आ गए हैं, या तो एक बार बोलिए, एक कृपया का इस्तेमाल कीजिए या कृपा, कि कृपया यहाँ बैठिए या यहाँ बैठने की कृपा कीजिए, दोनों तरह से लिख सकते हैं, है ना। जब एक शब्द अनावश्यक आ रहा है तो आप एक शब्द का प्रयोग करके, किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिख सकते हैं। तो कृपया यहाँ बैठिए या यहाँ बैठने की कृपा कीजिए, दोनों ही वाक्य सही हो जाएंगे। तीसरा वाक्य है जल्दी वापस लौट कर आना। जल्दी वापस लौट कर आना, तो लौट कर आने में ही वापस ही आना है, तो वापस लौट कर आना या लौट कर आना, तो जल्दी लौट कर आना या जल्दी वापस आना। आए बात समझ में। अगला है क्या यह संभव हो सकता है। क्या यह संभव हो सकता है, संभव का अर्थ भी वही है और हो सकता है का अर्थ भी वही है। हो सकता है का मतलब भी यही कि संभावना कर रहे हैं हम, और संभव में संभावना है ही। तो यहाँ वाक्य होगा क्या यह संभव है या क्या यह हो सकता है। ठीक है। अगला वाक्य है मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। प्रातः काल, काल मैंने भी समय है, फिर साथ में और समय लगा दिया, तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा कि या तो मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ या मैं प्रातः घूमने जाता हूँ। ये भी सही हो सकता है कि मैं प्रातः घूमने जाता हूँ, प्रातः का मतलब ये सवेरा, तो वो सुबह का समय हो गया कि मैं प्रातः घूमने जाता हूँ या मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। ठीक है। अगला वाक्य है शायद आज वे अवश्य आएंगे। शायद आज वे अवश्य आएंगे, शायद और अवश्य दोनों बिल्कुल विपरीत है। शायद मैंने तो निश्चित नहीं है और अवश्य का मतलब है निश्चित, तो या तो शायद आज वे आएंगे या आज वे अवश्य आएंगे। या तो शायद मतलब पता नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे, यह है संदेह की स्थिति है, या फिर निश्चित है कि वे आज अवश्य आएंगे। ठीक है। अगला वाक्य है ठंडी बर्फ लाओ। बर्फ तो ठंडी ही होती है ना, तो ये क्या बोलना है कि ठंडी बर्फ लाओ, बर्फ तो ठंडी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बर्फ लाओ। आपको समझ में आ रहा है कितनी तरह की अशुद्धियां हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, मतलब हास्यास्पद हो जाती है कि जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं या ऐसे वाक्य लिखते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नवा बिंदु है तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है, तो तुम्हारे कपड़े या तो बहुत सुंदर हैं या सुंदरतम है, तो यहाँ सही प्रयोग होगा कि तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। सुंदरतम तो एक अच्छा सा मतलब उच्च कोटि का शब्द है, और बाकी वाक्य वाक्य साधारण है कि तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ हम सही प्रयोग यही होगा कि तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं या तुम्हारे वस्त्र सुंदरतम है। आई बात समझ में। 10वां वाक्य है उसने वहां से चल दिया। उसने वहां से चल दिया, उसने यहाँ गलत शब्द है। उसने, या तो वह वहां से चल दिया, है ना, यही होगा कि वह वहां से चल दिया। उसने जो शब्द है वह गलत प्रयुक्त हुआ है। अगला वाक्य है इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ। यहाँ फिर से दोहराने का मतलब ये है फिर दोहराया, फिर कहा गया, एक बात कही गई फिर दोबारा कही गई तो वो दोहराना ही हो गया, या फिर कहा गया। तो यहाँ ये होगा कि इन बातों को दोहराने से क्या लाभ, या इन बातों को फिर से कहने से क्या लाभ। आई बात समझ में। दोहराने का मतलब ही दो बार कहना, और फिर से का मतलब ये कि दोबारा कहना। आई बात समझ में। अगला वाक्य है अजय का खाना दो। तो अजय का खाना दो यानी अजय के लिए खाना दो या अजय को खाना दो। आई बात समझ में। अजय का खाना दो नहीं, अजय को खाना दो या अजय के लिए खाना दो। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धि। तीसरा बिंदु है हमारा लिंग संबंधी अशुद्धि, कि हम किससे से वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियां करते हैं। पहला वाक्य है जैसे यह नाटक बहुत अच्छी है। अब नाटक शब्द है पुल्लिंग और इसके लिए हम अच्छी लगा रहे हैं स्त्रीलिंग, तो यह नाटक बहुत अच्छी है नहीं, यह नाटक बहुत अच्छा है। हम कहानी के लिए कह सकते हैं कि भी यह कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ नाटक है तो हमें वाक्य में शब्दों को बदलना नहीं है, लेकिन जो मुख्य शब्द है उसके अनुसार हमें आगे क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो यह नाटक बहुत अच्छी है की जगह होगा यह नाटक बहुत अच्छा है। अगला वाक्य है वह महिला विद्वान है।
तो यहाँ महिला तो रहेगी ही, महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, महिला होती है विदुषी, तो यह महिला विदुषी है, वह महिला विदुषी है, और विद्वान होता है पुरुषों के लिए, तो वह पुरुष विद्वान है। आई बात समझ में? तो आपको महिला रखना है और विद्वान की जगह विदुषी करना है, ये नहीं कि विद्वान है तो आप पुरुष कर दे कि भी वह पुरुष विद्वान है, नहीं। ठीक है, अगला वाक्य है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। तो महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए होगा कवयित्री थी। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। वो ध्यान रखना, कवयित्री, नो कवियत्री नहीं, कवयित्री थी। आपको इन शुद्धताओं का बहुत ध्यान रखना है। अगला वाक्य है मौसी आप क्या कर रहे हैं। तो मौसी आप क्या कर रही हैं, ये है नहीं है, और मौसी आप क्या कर रही हैं, उनके लिए आदर सूचक शब्द होगा, तो मौसी आप क्या कर रही हैं यह शुद्ध होगा। वह अपने धुन में जा रही है, अपने धुन में नहीं, वह अपनी धुन में जा रही है। आई बात समझ में? या वह एक वचन है, अपने धुन में जा, या तो इसको ये भी कर सकते हैं क्या, मतलब हम वाक्य के शुद्ध रूप में बता सकती हूँ कि आपको दो तीन किस तरह से हो सकते हैं। एक तो ये कि वह अपनी धुन में जा रही है, या वह अपनी धुन में जा रहा है, या वे अपनी धुन में, अपने धुन में नहीं, यहाँ तो वे अपनी धुन में तो हो गई नहीं, वे अपनी धुन में जा रहे हैं। हाँ, वह अपनी धुन में जा रही है, वह अपनी धुन में जा रहा है, और वे अपनी धुन में जा रहे हैं। ऐसे बहुवचन में अगर होगा कि कई व्यक्ति हैं तो वे अपनी धुन में जा रहे हैं। आई बात समझ में? छठा है उसके कोई संतान न था। तो ये सब लिंग संबंधी जानकारी न होने से ये लिंग संबंधी अशुद्धि होती है कि उसके कोई संतान न था, नहीं, उसके कोई संतान न थी या नहीं थी। अगला वाक्य है सातवां, यह चाय बहुत मीठा है, यह चाय बहुत मीठी है, या यह दूध बहुत मीठा है, ये हो सकता है। ठीक है, मुझे हिंदी आता है, मुझे हिंदी आती है। ठीक है, नवा वाक्य है सीता बहुत मेहनत करता है। तो सीता स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, वह बहुत मेहनत करती है, सीता बहुत मेहनत करती है। अब वचन संबंधी अशुद्धि भी पढ़ लेते हैं, है ना। वचन संबंधी वही एक वचन और बहुवचन का ज्ञान न होगा तो हम क्रिया वगैरह गलत लगाएंगे। जैसे आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है, तो आपके साथ आदर सूचक शब्द आ जाएगा, आप क्या कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हैं। आई बात समझ में? दूसरा वाक्य है अभी 5 बजा है, तो अभी 5 बजे हैं, वचन संबंधी शुद्धि, अभी 5 बजे हैं। अगला वाक्य है यह 20 रुपया का नोट है, तो यह 20 रुपये का नोट है, वचन 20 रुपया, बहुवचन हो जाएगा तो रुपये, यह 20 रुपये के का नोट है। यह नोट तो एक ही है ना, लेकिन 20 रुपये का है, तो यहाँ बोलेंगे यह 20 रुपये का नोट है। चौथा, उसकी दशा देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया, एक आंख में थोड़े आया, उसकी दशा देखकर मेरे आंसू आ गए, या मेरी आंखों में आंसू आ गए, उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अगला है यह मेरा हस्ताक्षर है, तो ये मेरे हस्ताक्षर हैं, यह मेरा हस्ताक्षर है, इसके लिए आएगा ये मेरे हस्ताक्षर हैं। ऐसे ये वचन एक बात होती, एक शब्द होता है, एक वचन का होता है, लेकिन फिर भी वह उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। आज मेरा दादा जी आएगा, आज मेरा दादाजी आएगा, अरे दादाजी आएगा, तो आज मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल लेना है, आपको कितने फल लेने हैं, फल कोई एक तो लेना नहीं कि आपको कितना फल लेना है, तो आपको कितने फल लेने हैं। अगला है मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धि, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। अगला है बीमार का प्राण निकल गया, तो बीमार के प्राण निकल गए, बीमार के प्राण निकल गए। फिर 10वां वाक्य है हिमालय पर्वत का राजा है, तो हिमालय पर्वतों का राजा, किसी एक पर्वत का राजा नहीं है, जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय श्रेष्ठ है या श्रेष्ठतम है, तो इसलिए कहा गया है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। आप लिंग, वचन और ये सब चीज़ों को समझना और पढ़ना, और भी कई शब्दों को, कई वाक्यों को आप देखना, आप अपनी तरह से वाक्य खुद जानने की कोशिश करना कि वास्तव में हम भी वाक्य में किस किस तरह की अशुद्धियाँ करते हैं और उनका शुद्ध रूप करना। ठीक है, तो आपको वीडियो अवश्य समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी
उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।